नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। आखिर क्या प्रेम है मोदी जी में और राहुल गांधी में? भारतीय जनता पार्टी ऐसा लेंस लगा के पीछा करती है राहुल गांधी का। राहुल गांधी कब विदेश गए, क्यों गए, कौन खर्चा करता है? हमारे मोदी जी हजारों करोड़ रुपया गोदी मीडिया को बांट देते हैं, पर राहुल गांधी ने विदेश में टिकट किससे खरीदा, इसका भी हिसाब चाहिए। अभय द्विवेदी जी ने आज कस के धज्जियां उड़ाई हैं। मैं लेके चलता हूं सीधा अभय द्विवेदी जी के पास। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। पूरे देश को विदेश ना जाने की सलाह देने वाले हमारे प्यारे प्यारे विश्व गुरु जी जब विदेश यात्रा पर निकल गए और सोशल मीडिया पे मजाक उड़ने लगा, तो पलटकर अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनके बैंक खाते, उनकी आमदनी कितनी है और विदेश में कहाँ खर्चा हो गया, इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। और बदले में कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता है सुप्रिया शी ने, तो उन्होंने भी लंबा चौड़ा लिख डाला कि 850 करोड़ रुपए मोदी जी ने फूंक दिए विदेश में जाके। ही खी ये शब्द बड़ा करके उन पे कमेंट पहले भी किए गए सोशल मीडिया पे कि ये करते हैं मोदी जी। तो विदेशों पे जाने पर, विदेशों पे घूमने पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच महासंग्राम छिड़ गया है। क्या लगता है, जब राहुल गांधी विदेश आते हैं तब उनकी जासूसी होती है? कांग्रेस पहले भी आरोप लगा चुकी है। एक किसी लड़की के संग वो कुछ खाना खा रहे थे, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। उस पर तरह तरह के कमेंट किए गए। मतलब राहुल गांधी की कोई निजी जिंदगी नहीं है, वो विदेश नहीं जा सकते, वो किसी से बात नहीं कर सकते। सुप्रिया शी ने कहा है कि वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी उनको सुनने के लिए बुलाती है, लेक्चर देने के लिए बुलाती है। मोदी जी ने को नहीं बुला था कोई, तो हम क्या करें? ये पूरी लड़ाई क्यों हो रही है? निजी तौर पर इतनी लड़ाई के पीछे कारण क्या लगता है आपको? मेरी तो समझ में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का राहुल विरोधी नैरेटिव इसलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि वो चाहती है कि जो उसके किए धरे के कारण अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है और बुरी हालत में पूरा देश पहुंच गया है, यहां से बहस किसी तरीके से हट सके, इस मुद्दे से किसी तरीके से बहस हट सके। ये पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए वो इस तरह की बातें करी। इससे पहले इसने एक और काम किया था कि भाई सोना लोग कम खरीदें, तो उसके लिए एक हिंदू 67 की खबर, एक फर्जी खबर चलाई गई कि 1967 में इंदिरा गांधी ने एक वक्तव्य दिया था, अपील की थी इस तरह की। बाद में हिंदू ने खुद ही मना कर दिया कि ये गलत है, ये फेक न्यूज है। तो ये सब भी वो लोग लगातार कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है कि इस वक्त एक ऐसा स्पिन दिया जाए मीडिया में जिससे इन मुद्दों के ऊपर से लोगों की निगाह हटे। प्रधानमंत्री ने वो जो अपील की, एक बार नहीं, मेरे ख्याल से एक से ज्यादा बार जो अपील की कि लोग सोना कम खरीदें, लोग विदेश यात्राओं पर कम जाएं, किसान आदि खाद का इस्तेमाल करें वगैरह वगैरह, ताकि किसी भी तरीके से सरकार का जो लगातार विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, घट रहा है, उसकी रफ्तार में कमी आए, किसी तरह से कोई डॉलर की बचत हो। ये जो कोशिश प्रधानमंत्री ने की अपनी तरफ से, और उसके पीछे अपनी विफलता छुपाना भी था कि वो इतने 11 साल से सत्ता में है और उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था इस मुकाम पर आ गई है कि उसके विदेशी मुद्रा भंडार का क्षय हो रहा है और इनके पास तेल खरीदने के लिए पैसे की कमी है। इनके पास, अगर भारत की महिलाएं सोना खरीदना चाहती हैं तो उसके लिए इनके पास पैसे की कमी है। रात के 12 बजे इन्होंने सोने पे लड़ने वाले आयात शुल्क को दूना किया। इससे एक दिन के अंदर सोना जो है वो 10-11 हजार रुपए उछल गया, चांदी 20,000 रुपए उछल गई। ये इस तरह करके पूरा आर्थिक मसला जो है इनके हाथ से निकल गया है। इस चीज से कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, ये इनका एक मुख्य लक्ष्य है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी पलट कर अटैक कर दिया है। अच्छा, अब आप सोचिए जरा, राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कांग्रेस खुद ही कह रही है कि भाई इतने बार विदेश जा चुके हैं पिछले 10-11 साल के अंदर। तो प्रश्न ये है कि उनके विदेश जाने में क्या खर्चा होता है, कौन खर्चा होता है, कौन से हवाई जहाज में जाते हैं, कहाँ ठहरते हैं, कौन सा बिल है, क्या है, ये सब तो सरकार को पता है। संबित पात्रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स में ये बात क्यों नहीं आती। तो भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं भाई? इनकम टैक्स का छापा पड़वाइए ना राहुल गांधी के ऊपर।
आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी ने एफसीआरए फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करके विदेशी मुद्रा खर्च की है विदेशी दौरों के अंदर, वो कह रहे हैं ना संबित पात्रा, वो अकेले नहीं जाते, उनके साथ 3-4 और लोग जाते हैं। अगर राहुल गांधी ने एफसीआरए का उल्लंघन करके विदेश यात्रा की है, कुछ ऐसी विदेशी मुद्रा खर्च की है जो उन्हें खर्च करने का अधिकार नहीं था, जो नियमों के विपरीत है, तो ये तो बिल्कुल पक्का बना बनाया केस है राहुल गांधी के खिलाफ। आप फौरन कहिए ना ईडी को ये क्या क्या हो रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहिए क्या हो रहा है। राहुल गांधी के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़वाइए, ईडी आए वो जांच करे, राहुल गांधी के पूरे खाते खुलवाइए, सब कुछ करिए और लोगों के सामने एक ब्यौरा रख दीजिए कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर ये गुलछर्रे उड़ाए, विदेशी मुद्रा बर्बाद की उन्होंने। इस तरह का कुछ कहिए ना, ये तो कह नहीं रहे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के ऊपर विवाद न पैदा हो, प्रधानमंत्री की आलोचना न हो, प्रधानमंत्री को लोग आड़े हाथों न लें, इससे बचने के लिए वो ये राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का नैरेटिव छेड़ दिया उन्होंने। मैं तो ये मानता हूं कि कांग्रेस के मीडिया सेल को और कांग्रेस के रणनीतिकारों को प्रधानमंत्री की तमाम विदेश यात्राओं का पूरा बही खाता खोल देना चाहिए, 2014 से लेकर अभी तक। एक एक देश में जो प्रधानमंत्री गए, इन्होंने वहां क्या किया, पहले तो ये कॉलम होना चाहिए उसके अंदर इतना इन्होंने रुपया खर्च किया। फिर दूसरा कॉलम ये होना चाहिए कि वहां जाके उन्होंने किया क्या। फिर तीसरा कॉलम होना चाहिए कि इन्होंने जो वहां पे किया उसको देश को क्या क्या फायदा हुआ, और अगर फायदा नहीं हुआ तो क्यों फायदा नहीं हुआ। फिर इस प्रकार सारी यात्राओं में एक प्रतिशत निकालना चाहिए इनको, और उस प्रतिशत के जरिए लोगों को बताना चाहिए कि जो खर्चा हुआ है उसके परसेंटेज में भारत को ये फायदा ये नुकसान हुआ, या ये यात्राएं पूरी तरीके से बेकार चली गई। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्रधानमंत्री को और विदेश मंत्री को विदेश यात्राएं करने से नहीं रोक सकते। बहुत सारे काम होते हैं, जाने पड़ते हैं। अगर राहुल गांधी आज अगर प्रधानमंत्री होते तो वो भी जाते, वो तो सब होता है काम। लेकिन ये करना, ये किया जा सकता है कि भाई इनका ऑडिट कर लिया जाए इन यात्राओं का। एक प्रधानमंत्री जो अत्यधिक विदेश घूमता है, कोविड वाले साल को छोड़ के जो निरंतर पिछले 11 साल से घूम रहा है विदेशों में, 800 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा में खर्च कर चुका है। ये 800 करोड़ रुपए भारतीय रुपए में नहीं है, ये 800 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा में खर्च हुए हैं। ये जो खर्च कर चुका है, और अभी सारे देश को ये कह गया कि आप विदेशी मुद्रा कम खर्च कीजिए, विदेश में छुट्टियां मनाने कम जाइए, और खुद विदेश चला गया। तो ये सब जो हो रहा है, इसकी एक सुचिंतित, गहन और बहुमुखी आलोचना विपक्ष को पेश करनी चाहिए, ताकि एक ही बार में प्रधानमंत्री की ये जो हरकतें हैं उनको उनका कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ जाए। अच्छा, ये कोई मुद्दा है देश में इस समय? महंगाई की मार है, पेट्रोल डीजल बढ़ जाएगा इसका डर है, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार डरा हुआ है, क्योंकि महंगाई का सबसे बड़ा बोझ उस पर पड़ेगा, गरीब पे पड़ेगा। और बात हो रही है कि साहब तुम विदेश चले गए, तुम विदेश चले गए। ये कोई मुद्दे हैं इस समय बहस करने के लिए? ये राहुल गांधी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बीजेपी को राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी निजी हैसियत से विदेश जाते हैं, अगर विदेश जाने में उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन किया है तो सरकार को पूरा हक है कि उनके ऊपर जांच करे और मुकदमा चलाए। इसमें कोई पब्लिक नैरेटिव चलाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई तुक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर से सवाल जवाब होने चाहिए। प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमें और आपको भी अधिकार है पूरा का पूरा कि हम उसका पूरी जांच करें उसकी। और सरकार, राहुल गांधी को चाहिए कि विपक्ष के नेता के तौर पर सरकार से ये बाकायदा जानकारियां मांगे कि प्रधानमंत्री की इन विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री की क्या क्या उपलब्धियां हुई, उन उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा दिया जाए। और वो छुपा नहीं सकते। उसके लिए उपलब्धियां होनी भी तो चाहिए। उसके लिए उपलब्धियां होनी भी तो चाहिए। होनी चाहिए तो वो कहें उपलब्धियां हैं कि नहीं है, वो कहें तो, और उसके ऊपर ठीक से बहस हो। प्रधानमंत्री के तौर पे उन्हें विदेश यात्राएं करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की विदेश यात्राएं बड़ी बड़ी होती हैं, उनके साथ प्रतिनिधिमंडल वगैरह तमाम जाते हैं, उनमें खर्चा भी बहुत होता है।
चार्टर्ड प्लेन से, प्रधानमंत्री विशेष प्लेन से जाते हैं, वो सब बहुत खर्चे। राहुल गांधी देखिए चार्टर्ड प्लेन से नहीं जाते, वो हम जैसा हवाई जहाज से विदेश जाते हैं, उसी हवाई जहाज से वो विदेश जाते हैं, उसी तरह के हवाई जहाज से सब लोगों के साथ बैठ के। लेकिन प्रधानमंत्री का जो खर्चा है वो तो अलग तरीके का खर्चा है, राष्ट्रपति खर्चा अलग तरीके का खर्चा है। तो वो लोग जो खर्चा कर रहे हैं, उस खर्चे से देश को लाभ है कि नहीं लाभ है, ये चीज तो साबित करनी होगी। इसके ऊपर तो सवाल उठाना होगा। इसके ऊपर देखिए, अगर आप केवल देश को ये बताएंगे उसमें 800 करोड़ रुपए खर्च हो गया, 700 करोड़ रुपए खर्च हो गया, 1000 करोड़ रुपए खर्च हो गया, इससे नहीं बात बनेगी। बात इससे बनेगी कि आपने, अच्छा दूसरे एक और पहलू है, ये केवल पैसे खर्च करने का सवाल नहीं है, प्रधानमंत्री के कार्य दिवस खर्च हो रहे हैं इसके अंदर। प्रधानमंत्री का जो वर्किंग डे है वो देश के सबसे बड़े कारकुन का, देश के सबसे बड़े कर्मचारी का, प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, ये प्रधान सेवक का वर्किंग डे है, कार्य दिवस है, ये खर्च हो रहे हैं उसके अंदर। सबसे पहले लोगों को ये बताया जाए कि प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में कितने दिन जो हैं वो विदेशों में गुजारे, कितने दिन और कितनी रातें उन्होंने विदेशों में गुजारी। देखिए, अगर सरकार की आपको आलोचना करनी है तो व्यवस्थित तरीके से करनी चाहिए, थोड़ा सा आपको होमवर्क करना चाहिए उसके अंदर। इतने दिन आपने वहां गुजारे, अगर आप भारत में होते तो कुछ और काम करते, न केवल खर्चा बचता बल्कि और देश का और कोई काम करते। आप ऑफिस में बैठते, फाइल पढ़ते, ब्यूरोक्रेट से बातचीत करते, अपनी और विपक्षी नेताओं से कुछ भी कर सकते थे आप। लेकिन ऐसा ना करके आपने चुना कि आप विदेश जाएंगे। पिछले 11 साल में कितनी विदेश यात्राएं इन्होंने की हैं, ये बता देना आसान है, लेकिन ये सब बातें ही बतानी चाहिए कि इतने दिन इन्होंने गुजारे, आप इतनी रातें आपने गुजारी, इतना आपने धन खर्च किया, आपने इतनी संधियां की, ये बातें की, और बाद में ये भी एनालिसिस कर बताना चाहिए कि ये संधियां रही कि नहीं रही, जो वायदे वहां से लेके आए वो वायदे परवान चढ़े कि नहीं चढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हुआ, हमारी विदेश नीति को क्या फायदा हुआ, इन जहां विदेश यात्रा करने गए थे क्या वो लोग भारत के आज मित्र हैं कि नहीं है, क्या वो भारत के साथ खड़े हैं या उन्होंने भारत को सिंगट्टा दिखा दिया है। ये तमाम बातें आनी चाहिए निकल के, और ये विपक्ष का काम है इन बातों को निकाल के लाए। ये एक जमाने में मीडिया का भी काम होता था, मीडिया आजकल सरकार के गोदी में बैठा हुआ है, वो नहीं कर रहा है, तो अब विपक्ष को करना पड़ेगा काम। ये विपक्ष कर पा रहा है, उतनी भूमिका में निभा कर पा रहा है आपको लगता है, या थोड़ा ढीला है? अभी विपक्ष भी ढीला है थोड़ा सा? बिल्कुल ढीला है, विपक्ष ढीला है, मैं मानता हूं। देखिए, भाजपा का आईटी सेल झूठ सच बहुत करता है, ये बात सही है। नेहरू परिवार के खिलाफ बहुत सी झूठी बातें उड़ाता रहता है, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ उड़ाता रहता है। इसका नुकसान भी हुआ है भाजपा को। भाजपा ने जितना इन लोगों को, नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी को इतना बदनाम करने की कोशिश की, उतनी इन लोगों की छवि निखरी है। इतना भाजपा का भी योगदान है इनकी छवि निखरने में। नेहरू को लगातार याद दिलाते रहते हैं ये, तो लोग नेहरू के बारे में जानना चाहते हैं, नई पीढ़ी भी जानना चाहती है भाई कौन व्यक्ति है, इसको सरकार खलनायक बनाना चाहती है। भाई नेहरू जी का तो 1964 में देहांत हो गया था, 1900 बहुत साल हो गए। तो अभी नई पीढ़ी सोचती है कि कौन व्यक्ति है भाई जिसके ये लोग खलनायक बना दिए, जान तो लें उसके बारे में। तब उसे पता लगता है कि आदमी कितना विद्वान था, कितना पढ़ा लिखा था, कितनी उसने किताबें लिखी थी। इसकी किताब के ऊपर इतना बड़ा श्याम बेनेगल ने सीरियल बनाया, भारत एक खोज। तो वो भारत एक खोज देखता है, और भारत एक खोज देख के नेहरू का फैन बन जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ता है तो और उसको लगता है कि भारत है क्या। अब बताओ, एक ऐसा भारत एक आरएसएस के स्वयंसेवकों को छोड़ के, जो हमेशा घृणा से भरे रहते हैं, नकारात्मकता से भरे रहते हैं, नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, भारत एक खोज जो भी देखेगा श्याम बेनेगल का, वो नेहरू का फैन तो हो ही जाएगा। अच्छा, क्या जरूरत थी नेहरू को इतने साल जेल में रहने की? इतना बड़ा आदमी, इतना पैसे वाला आदमी, अगर इतने साल जेल में रहकर वो भारत की आज़ादी की कल्पना कर रहा है, भारत की आज़ादी की बातें कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता इन्होंने कि कितना त्याग किया नेहरू ने इस देश के लिए। भाई देखो, नेहरू की छवि का खंडन जब तक वो नहीं करेंगे तब तक वो अपनी छवि स्थापित कैसे करेंगे। भाई हम प्रोफेसर रजनी कोठारी थे, जो देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, हमारे गुरुओं में से एक थे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने उनका एक बहुत बड़ा इंटरव्यू लिया है 50 पेज का, कभी मैं आपको भेजूंगा, आप पढ़िएगा उसको। मैंने उनसे पूछा
कि प्रोफेसर कोठारी, आपकी निगाह में देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन हुआ? तो उन्होंने छूटते ही जवाब दिया, बिना बेशक जवाहरलाल नेहरू। फिर उन्होंने बताया इंदिरा गांधी भी अच्छी प्रधानमंत्री थी, अगर वो अपने बच्चों को अपने बेटों को प्रोत्साहन देने के चक्कर में न फंसती और वो संजय गांधी और राजीव गांधी को ही अपना बेटा मानती, न मान के उन्हें देश के सभी बेटों को अपना बेटा मानना चाहिए था। अगर ऐसा करती तो वो शायद जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ी प्रधानमंत्री साबित होती। फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि सबसे घटिया प्रधानमंत्री कौन है देश का? तो उन्होंने साफ कहा कि इंद्र कुमार गुजराल। हालांकि वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन हमने क्यों घटिया प्रधानमंत्री? कि उन्होंने कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री पद पे वो रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने उसको सदुपयोग नहीं किया। तो अगर अब तो प्रोफेसर कोठारी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये जब तक आप जवाहरलाल नेहरू की छवि को, अब हमारे दिमाग में आदर्श कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विपक्ष का नेता कैसा होना चाहिए? राम मनोहर लोहिया ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं कहता दीनदयाल उपाध्याय ऐसा होना चाहिए, सब लोग कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया ऐसा होना चाहिए विपक्ष का नेता। तो ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरा मसला है, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। नेहरू की छवि को खंडित करना इनका एक प्रोजेक्ट है, इसमें ये लगे हुए हैं और कर नहीं पा रहे हैं, ये खास बात ये है। अच्छा, अगर आज कोठारी जी जिंदा होते और आप उनसे पूछते कि सबसे खराब प्रधानमंत्री कौन है, तो शायद नाम बदल जाता गुजराल का। नाम लूंगा नहीं मैं, नाम लूंगा नहीं, वरना फिर चैनल नाम लूंगा नहीं, वरना फिर चैनल बंद हो जाएगा। बता रहा हूं आपको, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोग जो हैं, बहुत से एक्टर जो हैं, वो बीजेपी समर्थक हैं, हम लोग जानते हैं उनको। तो जब उन्हीं में से एक एक्टर में नाम नहीं लूंगा, जब उनसे एक कार्यक्रम में पूछा गया, अलग राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, पूछा गया कि भाई सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आप किसको मानते हैं, तो उन्होंने सोच के यही जवाब दिया कि नेहरू को मानते हैं। तो उन्होंने कहा नंबर 2 पे कौन है, तो फिर सोच के जवाब दिया कि नंबर 2 पे तो इंदिरा गांधी है। अच्छा, और फिर बाद में सबसे आखिर में उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। उसके उलट अभी है बाद में जब इन लोगों को पता लगता है कि तो गलत ऐसा बयान दिया है, इससे नाराज हो जाएंगे, तो बाद में बयानों को वापस ले लेते हैं। वो जो है, उनका नाम नहीं ले रहा हूं मैं। इसके विपरीत में अभी अनुभव सिन्हा की 80 मूवी रिलीज हुई थी, तो टीवी 9 भारतवर्ष पे प्रोग्राम चल रहा था, तापसी पन्नू थे, अनुभव सिन्हा थे। तो तापसी पन्नू से पूछा कि देश बेहतर नेता कौन, प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? तापसी पन्नू उठी और मोदी के ऊपर हाथ लगाया और कहा तापसी पन्नू ने, मुझे देश में रहना है। इसे एक लाइन में बता दिया कि भाई अगर फिल्मी दुनिया में अगर नहीं लिया नाम तो मोदी जी का, तो फिर फिल्मी दुनिया में रहना नहीं है, आसान नहीं है फिल्मी दुनिया में रहना। ये बात तो आप ठीक कह रहे हो कि अगर आप देखिए, आजकल मोदी जी का वो क्लिप चल रहा है, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उसमें वो मधु किश्वर को बता रहे हैं कि मैं तो फाइलें पढ़ता ही नहीं हूं। अच्छा, फिर अभी जवाहर सरकार का जो कि जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त वो प्रसार भारती के चेयरमैन थे, जवाहर सरकार। तो उनका अभी वक्तव्य आया कि ये व्यक्ति नहीं पढ़ता है फाइलें, इसका जो सबसे चहेता अफसर होता है, वो फाइल पढ़ के उसको बता देता, गुजराती हिंदी बताता है इस फाइल में ये, उसके आधार पर ही दस्तखत करता है ये आदमी। इस तरीके से देश का प्रशासन चलाते हैं। इसीलिए सारा ध्यान इनका गवर्नेंस देने पर नहीं होता, इनका सारा ध्यान यही होता है, तिक्रम करते रहते हैं, इसको गिराओ, उसको उठाओ, उसको ये करो, उसको वो करो, यही सब करते रहते हैं लगातार। एक मुख्यमंत्री जेल भेजो, दूसरे पे ईडी छापा मारो, तीसरे पे सीबीआई भेजो, यही सब करते रहते हैं। सीबीआई के मामले में तो राहुल गांधी ने लिख के दे दिया भाई हमें मंजूरी नहीं है इस तरह की, और अब कार्यकाल बढ़ा दिया गया पुराने सीबीआई निदेशक का। कब तक ये नियुक्तियां ऐसी पॉकेट से निकाल के होती रहेंगी, सीबीआई, ईडी? समस्या यही है, इन लोगों की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उन्होंने हर किस्म के इंस्टीट्यूशन के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर लिया। हम लोग प्रोफेसर कोठारी का जिक्र कर रहे हैं, वो हमेशा कहते थे कि लोकतंत्र व्यक्तियों द्वारा नहीं चलता है, लोकतंत्र संस्थाओं द्वारा संसाधित होता है, संस्थाओं द्वारा चलता है। नरेंद्र मोदी ने इसको उलट दिया। नरेंद्र मोदी ने संस्थाओं को अपनी जेब में डाल लिया है और व्यक्तियों के जरिए लोकतंत्र संसाधित कर रहे हैं। यही इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो कि इनके शासनकाल में बहुत बुरी हालत बन गई। इधर एक राज ऐसा था जिसमें पेच फंसा हुआ था केरल का, बड़ी भयंकर लड़ाई चल रही थी कि केसी वेणुगोपाल बनेंगे, कोई और बनेगा, लेकिन आखिर कांग्रेस ने उस विवाद को सुलझाया। इतने दिन क्यों लग गए केरल के सीएम को चुनने में?
देखिए, देर जरूर लगी है कांग्रेस को, नहीं लगनी चाहिए थी देर, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आदमी सही चुना है। केसी वेणुगोपाल केरल के नेता नहीं है। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस आला कमान की राजनीति करते हैं, और वो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वो बहुत अच्छी राजनीति करते हैं। मैं उनके बारे में पिछले 3-4 साल से लगातार जो सुन रहा हूं, उससे उनकी बहुत चमकदार छवि बन के निकल के नहीं आती। रमेश चन्नीतला किसी जमाने में युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वहां से उन्होंने अपने उसकी शुरुआत की थी, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। वो हैं केरल में उनके, लेकिन वो तीसरे नंबर पे थे। इस बार का केरल का चुनाव जीतने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वो सतीशन को जाता है। इसलिए उनके पक्ष में बहुत बड़े पैमाने पर केरल के कांग्रेस जन थे। इसलिए जो आला कमान ने जो तय किया है, वो मुझे लगता है कि एक सही निर्णय उन्होंने लिया है। अगर वो वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बना देते तो ये सही निर्णय नहीं होता। अच्छा, कांग्रेस फैसले लेने में इतना देर क्यों करती है, इतने दिन क्यों लगाए? अगर नहीं है, ये कमजोरी है। मैं तो कह रहा हूं देर बहुत लगी, ये कमजोरी है। इस काम को उससे पहले कुशलता पूर्वक करना चाहिए। ये उन्हें वेणुगोपाल वगैरह की जो दावेदारी थी, इस दावेदारी को बहुत पहले ही उन्हें खारिज कर देना चाहिए था। अभी कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आला कमान का नेतृत्व है, अभी उस तरह से नहीं, उस कुशलता से और उस सुनिश्चितता के साथ में, उस होशियारी के साथ में काम नहीं करता जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के आला कमान करते हैं, खासतौर से बीजेपी का करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी को नकल करनी चाहिए, बीजेपी से अलग तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन इससे कहते नहीं कि वो ये लगना चाहिए कि ये पार्टी जो है ना, जो कदम उठा रही है उसके पीछे एक पूरा सोच विचार है। ये किसी से घबरा नहीं रही है, डर नहीं रही है, हिचक नहीं रही है। मतलब अच्छा, ये वाकई में संगठन की कमी है। आज मैं मुंबई में महाराष्ट्र के 25 साल तक विधायक रहे सतीश चतुर्वेदी जी, उनसे मिला, मिनिस्टर रहे वो लगातार महाराष्ट्र में। उनका भी मानना ये था कि कांग्रेस वो मुझे विस्तार से बताते रहे कि संगठन कैसे खड़ा हुआ, संगठन कितना मजबूत था, और वो उनका भी मानना ये था कि कांग्रेस को अभी संगठन के लेवल पे बहुत काम करना है। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी मानना था, लेकिन संगठन के लेवल पर अभी काम करना बहुत सारा बाकी है जो नहीं हो पा रहा। कारण क्या है, संगठन क्यों मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा? जिले जिले में लोग मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे हैं कांग्रेस में? देखिए, एक जमाने में कांग्रेस का संगठन बहुत अच्छा था, बहुत मजबूत था, फिर गिरावट आनी शुरू हुई। लगातार सत्ता में बने रहने के कारण जो बहुत सारी गिरावटें आई, बहुत सारी विकृतियां आई, कांग्रेस में बहुत सारे स्प्लिट बहुत हुए। आप देखिए, जितने बड़े बड़े नेता हैं तमाम, वो सब कांग्रेस से ही तो गए थे। आपको चंद्रबाबू नायडू भी किसी जमाने में कांग्रेस में होते थे। आपके जो आंध्र प्रदेश के दूसरे नेता हैं जगन मोहन रेड्डी, तो उनके पिता तो कांग्रेस के अध्यक्ष ही थे, वहां पे कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे। और अगर सोनिया गांधी ने जगन मोहन को मुख्यमंत्री बनवा दिया होता तो इस वक्त वो कांग्रेस टूटती नहीं वहां पे आंध्र प्रदेश में। ममता बनर्जी कांग्रेस की थी, ये सब लोग तो कांग्रेस के ही थी। तो कांग्रेस की कमजोरी का बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस से बहुत ज्यादा ताकतें टूट टूट के निकल गई। और फिर आप देखो कितने साल तक कांग्रेस से लोग जाते रहे, उसके बावजूद कांग्रेस सत्ता में बनी रही। ये भी सोचिए आप। तो कांग्रेस का ये पराभव होते होते बहुत समय लगा है। अब एक बार घट गई है तो रिकवरी होते होते, संगठन दुरुस्त होते होते भी समय लगेगा। सही बात है। अब तो आधी बीजेपी कांग्रेस वाले नेताओं की है। हाँ, भरी हुई है कांग्रेस। अब कितने पेमा खांडू कांग्रेस, आपके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कांग्रेस, असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस, सब लोग तो कांग्रेस से लाइन लगी हुई है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बात आपने सुनी। अब बताइए आप, राहुल गांधी की विदेशों में भी जासूसी करते हैं भाई लोग। राहुल गांधी विदेशों में यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाते हैं तो मिर्ची लगती है भाई लोगों को कि राहुल गांधी क्यों चले गए विदेश में। आप भी चाहिए यूनिवर्सिटी में, विदेशों में जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। भारत में नहीं करते, विदेश में करिए, लेकिन हमारे विश्वगुरु जी करेंगे नहीं, आरोप लगाएंगे। आप सहमत हैं कि देश के बड़े मुद्दों को छोड़कर क्या इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए? अपनी राय बताइएगा। मुझे प्यार करती हो तो ये चैनल जस्ट संजय, मेरे ब्लॉगिंग का चैनल यूट्यूब पे जाइए, जस्ट संजय खोलिए और मुझे मैसेज करिए कि आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।